आरएस राजस्थान हिस्ट्री का सेकंड सेशन है और पिछले सेशन में आपका मून ऑफ नैन्सी राजस्थान के नामकरण में चल रहा था। जो कंटेंट हमने लिया हुआ उसमें हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग कालखंडों में इस संपूर्ण प्रांत को, इस संपूर्ण राज्य को किन किन नामों से पुकारा गया है। और इसी संदर्भ में बिना वक्त लिए यदि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जब आप लोगों ने देखा था नैनसिरी ख्यात, तो नैनसिरी ख्यात की कुछ विशेषताएं हमारे सामने आ रही थी। उसी में एक चीज मैं आपके सामने और जोड़ता हूं। हम लोगों ने ये देखा था कि कुबले माला हो, चाहे राजरूपक ग्रंथ हो, चाहे आपका तारीख है राजस्थान या मूनोत नैन्सी की रचना नैनसिरी ख्यात हो, इन सभी ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर जो राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है, मैंने बार बार कहा पिछले सेशन के दौरान भी कि ये एक भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं हुआ है। इवन जो गुप्त राजवंश, प्राचीन भारतीय इतिहास का बहुत प्रसिद्ध राजवंश है, गुप्तकालीन राजवंश के अंदर भी जो अभिलेखीय साक्ष्य हैं उनमें एक प्रांतीय अधिकारी का उल्लेख मिलता है जिसको राजस्थानीय कहा गया है। और आप लोगों ने यह भी देखा था कि राजस्थानीय शब्द का जो उल्लेख आपको प्राप्त हुआ था वो चित्तौड़गढ़ जो शिलालेख है 532 ईस्वी का, वहां से भी मिला है। नैनसिरी ख्यात की जब बात चलती है, क्योंकि नैनसिरी ख्यात की एक अनोखी बात और समझ लीजिएगा, हम लोगों ने जो देखा नैनसिरी ख्यात के जो लेखक है वो तो हैं आपके मूनोत नैन्सी, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको जनरली लोग बाग स्किप कर जाते हैं या अवॉइड कर जाते हैं। मूनोत नैन्सी को तो बोला गया है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा, याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इन्हें राजपूताने का अबुल फजल और नैनसिरी ख्यात को राजपूताने का अकबर नामा भी पुकारा गया है, महत्वपूर्ण है। तो मूनोत नैन्सी को तो बोला गया है जी राजपूताने का अबुल फजल। अब प्रश्न ये उठता है कि किसने बोला है, ठीक है, तो ये बोला गया है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपूताने का अबुल फजल बोला गया है। आप लोग साथ साथ नोट्स को लिखते रहिएगा, मैं पूरा बोर्ड भरने के पश्चात एक बार इसका नोट भी हो जाऊंगा ताकि आप लोग लिख लें। और नैनसिरी ख्यात की जो पहचान है वो है राजपूताने का, याद रखिएगा, इसको बोला गया है राजपूताने का अकबर नामा। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा, राजपूताने का अकबर नामा। यह लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे सामने निकलकर आता है सबसे ज्यादा वो ये है संपूर्ण ग्रंथ में नैनसिरी ख्यात के अंदर, जिसको राजस्थान का कोश, प्राचीनतम राजस्थानी ख्यात या राजस्थान का सबसे विश्वसनीय प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ के नाम से भी जाना गया है, संपूर्ण ग्रंथ के अंदर जो नैनसिरी ख्यात है इसमें आपको कहीं पर भी, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य में से एक है, कहीं पर भी आपको ह अक्षर का प्रयोग नहीं मिलता है। याद रखिएगा, ह अक्षर का प्रयोग नहीं मिलता है संपूर्ण नैनसिरी ख्यात से। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में समझ ही लिया था। राजरूपक जो वीरभाण की रचना है, कुबले माला जो उद्योतन सूरी के द्वारा जालोर में 778 ईस्वी में लिखा गया है, नैनसिरी ख्यात की बात हो गई है। इन सभी ग्रंथों में राजस्थान शब्द का जो आपको प्रयोग प्राप्त होता है, ये लीजिएगा, राजस्थान शब्द का जो प्रयोग प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा, नैन्सी ने भी इस बात का पर प्रकाश डाला है। इसके अलावा बांकीदास जी जो हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथ बांकीदासरी ख्यात में इस बात पर प्रकाश डाला है। इन सभी ग्रंथों में, या हम कहें चित्तौड़गढ़ शिलालेख जो 532 ईस्वी का है, बसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी का है, इन सब में कहीं पर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग एक भौगोलिक इकाई के रूप में बिल्कुल भी नहीं हुआ है। भौगोलिक इकाई के रूप में नहीं हुआ है। मैं पूरा वाक्य लिखने का इसलिए प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को लिखने में सुविधा रहे। इवन यहाँ पर या तो इसे प्रांतीय अधिकारी के रूप में प्रयुक्त किया गया है, याद रखिएगा, अथवा इधर जो जिसको आप प्रोविंशियल ऑफिशियल कहते हैं, क्लियर, प्रांतीय अधिकारी के रूप में, या प्रशासनिक
प्रशासनिक हेडक्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर के रूप में भी इसको काम में लिया गया है। याद रखिएगा जो शब्द हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, एक बार आप यहाँ तक की पूरी बात को आराम से लिख लीजिए, फिर हम अपनी बात को और आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा, यदि हम पूर्व मध्यकाल की बात करें, पूर्व मध्यकाल जिसके अंदर हम कहते हैं एक तरह से जब संपूर्ण राजपूताना या जिसे राजस्थान कहते हैं उसमें क्षत्रिय राजवंश का दबदबा था। अच्छा, आरसी मजूमदार एक इतिहासकार हैं जिन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल का मतलब होता है तुर्कों के आगमन से पहले का वक्त। मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी जो तुर्क भारत में जिन्होंने इन्वेड किया भारत को, तो यहाँ पर डॉक्टर आरसी मजूमदार ने बहुत अच्छी बात कही है, जरा उसे आप लोग देख लीजिएगा। डॉक्टर आरसी मजूमदार साहब का कहना है कि पूर्व मध्यकाल में, क्योंकि इस प्रांत का सबसे बड़ा जो इलाका था पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा, याद रखिएगा इस बात को, गुर्जर प्रतिहार राजवंश द्वारा ये प्रदेश का अधिकांश हिस्सा शासित था। तो पूर्व मध्यकाल में गुर्जर प्रतिहार वंश द्वारा शासित होने के कारण से यह जो प्रदेश है जिसको आपने आरसी मजूमदार साहब जो अपनी बात को रख रहे हैं अपनी पुस्तक में, गुर्जरत्रा के नाम से भी पुकारा गया है। यद्यपि गुर्जरत्रा जो शब्द है, इस बात को समझिएगा, ये दक्षिणी जोधपुर के लिए भी ज्यादातर आता है, द्वारा शासित होने के कारण, शासित होने के कारण गुर्जरत्रा, याद रखिए, नाम से भी जाना गया है। गुर्जरत्रा, क्योंकि जब बात निकल कर आती कि जी ये गुर्जर प्रतिहार वंश के लिए ये बात हमारे सामने आ रही है। गुर्जरत्रा की जहां तक बात है, फिर समझिएगा, देखिएगा, असल में जो गुर्जरत्रा शब्द यहाँ पर निकल कर आता है, ये दक्षिणी जोधपुर के लिए भी प्रयुक्त संज्ञा है। दक्षिणी जोधपुर के लिए भी पिछले सेशन में भी मैंने काफी विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला था। तो पूर्व मध्यकाल के अंदर डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार या डॉक्टर आरसी मजूमदार की यदि बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश का मतलब इस वर्तमान जो आधुनिक राजस्थान है इसके बहुत बड़े हिस्से पर चूंकि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन था, क्लियर है, तो इस वजह से इसको गुर्जरत्रा नाम से जाना गया है। यद्यपि गुर्जरत्रा को पर्टिकुलर जिस राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के नाम से जाना गया है वो दक्षिणी जोधपुर हमारे सामने निकल कर आता है। अब भाई यहाँ पर फिर एक बात और आपको समझने वाली बात है, यदि मैं मध्यकाल की बात करूं और मध्यकाल में भी यदि हमारे सामने बात आए अकबर की, मुगल बादशाह अकबर की, क्योंकि देखिएगा पूर्व मध्यकाल जिसको आप फिर पूर्व मध्यकाल सबसे पहले तो आता है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल का मतलब ही जिसको हम कहते हैं क्षत्रिय दौर है, क्षत्रिय अवधि है, जबकि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर क्षत्रिय राजवंशों का ही दबदबा था, उनके द्वारा अधिकांश भारतीय प्रदेश शासित था। पूर्व मध्यकाल के बाद आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर तुर्क राजवंश आरंभ होता है, जिसको बेसिकली हम लोगों ने किस नाम से पुकारा है, दिल्ली सल्तनत के नाम से। और फिर इनके पश्चात जो दौर आरंभ होता है वो मुगल डायनेस्टी या मुगल राजवंश का दौर आरंभ होता है। मुगल राजवंश की जब शुरुआत की बात की जाए तो द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वाज द बाबर, एंड आफ्टर बाबर हुमायूं उसका जो पुत्र था उसने रूल किया था। फिर हुमायूं के पास शेरशाह सूरी का शासन था। तो यदि हम कहें बाबर के पास वक्त नहीं था, हुमायूं नो डाउट मैं ये नहीं कहूँगा कि अयोग्य था, लेकिन उसकी अपनी कुछ चारित्रिक कमियां थी जिसके चलते वो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। इट वॉज अकबर, ये पहला व्यक्ति था, पहला मुगल बादशाह था अकबर, जिसने 1580 ईस्वी में, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने निकाला जा रहा है, 1580 ईस्वी में पहली बार अकबर के द्वारा, मुगल बादशाह अकबर के द्वारा संपूर्ण भारतीय जो प्रशासन था उसे संगठित रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। उसका एक संस्थागत ढांचा यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया था, याद रखिएगा, बिल्कुल संस्था। 1580 ईस्वी में अकबर ने संपूर्ण भारत के अंदर, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है,
12 सूबों को निर्माण किया था। 12 सूबों का 1580 का दौर, जब अकबर ने अपने दीवान टोडरमल के द्वारा एक नई भू राजस्व प्रणाली, जिसको आइन दहसाला या टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर लागू करी थी। उसी वर्ष इसने 12 सूबे, मुगल काल में सूबों को स्टेट या प्रांत या राज्य भी पुकारा जाता है। इन 12 सूबों में एक सूबा ऐसा था जिसका संबंध राजस्थान से था। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, प्रश्न ये आता है जनाब कि अकबर के काल में इस संपूर्ण प्रदेश को, जिसको हमने राजस्थान नाम से पुकारा है, किस नाम से जाना गया है? क्लियर है? अब समस्या क्या थी मुगलों के सामने भी, क्योंकि मुगल्स भी अपने कोर्ट में, अपने दरबार में राजपूताने की हर रियासत का एक प्रतिनिधि, जिसको वकील कहा गया है, रखा करते थे। क्लियर? वो वकील जो मुगल दरबार में जो भी दैनिक गतिविधियां प्रतिदिन की होती थी, उनका रिकॉर्ड रखकर अपने राजा को भेजा करता था। इसको वकील रिपोर्ट्स के नाम से भी पुकारा गया है। अब समस्या सबसे बड़ी ये थी कि भाई राजस्थान के राजपूताने के अंदर, जिसको राजपूताना आज के रूप में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस जमाने में तो कोई नाम नहीं था, यदि नाम होता तो अकबर उसको अपनी पुस्तक में और अबुल फजल अकबरनामा में स्पष्ट तौर पर व्याख्यायित करता। तो वो तो हमारे सामने इस तरह की बात तो दूर दूर तक आने की संभावना ही नहीं होती है। असल में चूंकि उस दौर में प्रत्येक 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे में आपको 2 स्टेट्स की दूरी नजर आती है, मतलब इतनी सी दूरी पर स्टेट्स कायम थी। बाबा 1 नवंबर 1956 ईस्वी को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, जब 7वां और अंतिम चरण अपने गठन के दौर में था भाई साहब, उस समय भी 19 रियासतें और 3 ठिकाने इस प्रांत में थे। आप आइडिया लगा लीजिएगा कि लोगों में स्वायत्तता, स्वतंत्रता, ऑटोनॉमी को भोगने की कितनी बड़ी लालसा थी, कितना बड़ा उनका ये चारित्रिक हिस्सा था उनका। तो इसीलिए अकबर के सामने समस्या थी कि इस संपूर्ण इलाके को किस नाम से लिखा जाए। तो अकबर ने इस संपूर्ण प्रांत को अपने दस्तावेजों में, अपने मुगल रिकॉर्ड्स में अजमेर सूबे के नाम से व्याख्यायित किया है, क्योंकि अजमेर इस समय तक, जब मुगल्स यहाँ पर स्टैब्लिश हो गए थे, तुर्क यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए थे, तो किसी डायनेस्टी का हिस्सा नहीं रहा था, क्योंकि अजमेर के अंदर जो अंतिम डायनेस्टी थी वो डायनेस्टी थी, याद रखिएगा, चाहमान डायनेस्टी, जिसके अंतिम नरेश थे पृथ्वीराज तृतीय चौहान। जो तराइन सेकंड बैटल नोन एज ए डिसिसिव बैटल इन इंडियन हिस्ट्री, इन मिडेवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन, आप आराम से देख लीजिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक है तराइन द्वितीय युद्ध, जिसने भारत में मुस्लिम सल्तनत या मुस्लिम सत्ता, मुस्लिम साम्राज्य, इस्लामिक, जिसको आप एम्पायर कहते हैं, की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। एंड इट वाज नोन एज ए दिल्ली सल्तनत। द फर्स्ट कैपिटल और द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज लाहौर, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1206 एडी, isn't it? तो 1206 ईस्वी में तराइन द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों जो डिसिसिव डिफीट हुई, जो निर्णायक पराजय हुई पृथ्वीराज तृतीय चौहान की, उसके पश्चात भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इसी ने फिर 600 वर्ष के अनवरत अखंडित मुस्लिम राज्य, इस्लामिक स्टेट की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया था। इसीलिए तराइन द्वितीय युद्ध को हम भारत के सबसे निर्णायक युद्ध में से एक, या भारत का निर्णायक युद्ध, या हिंदुस्तान का निर्णायक युद्ध भी कहते हैं। तो इसके बाद फिर अजमेर पर कभी कोई एक क्षत्रिय राजवंश की स्थापना कभी नहीं हुई। पहले तो अजमेर तुर्कों के पास रहा, फिर मुगलों के पास आया, फिर मराठों के पास आया, और बाद में ब्रिटिशर्स के पास रहा, जिसको चीफ कमिश्नरी प्रांत के नाम से जाना गया है। तो मेरा जो कहने का आशय है वो सिर्फ इतना सा है कि अकबर ने अपने शासनकाल में जो दरबारी रिकॉर्ड्स, उसने दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंटेशन करवाया, उसमें इस संपूर्ण प्रांत को, यहाँ जितनी भी रियासतें थी, इनको अलग अलग नाम से भले लिखा होगा, लेकिन सम्मिलित रूप में उन्हें जो नाम उसने प्रोवाइड किया, जो नाम उसने प्रदान किया, वो नाम हमारे सामने आता है। याद रखिएगा, अजमेर सूबा। तो प्रश्न क्या बनता है? प्रश्न भाई आपके सामने फिर ये बनेगा, बहुत गौरतलब है कि मुगल काल में अकबर ने इस संपूर्ण प्रांत को अपने दस्तावेजों में, अपने रिकॉर्ड्स में किस नाम से उल्लेखित किया। तो आपका स्पष्ट आंसर होगा, याद रखिएगा इस चीज को, अजमेर सूबा। सूबा माने प्रांत। क्लियर है? और ये बात भी याद रखना इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से कि अकबर के काल में
1580 ईस्वी में 12 सूबों का निर्माण करवाया गया था। यद्यपि उसके जीवन के अंतिम दौर में, स्पेशली 1601 ईस्वी में जब उसने अपने शासन की अंतिम विजय असीरगढ़ को प्राप्त करी अकबर ने, तो फिर दक्कन के 3 प्रांत और जोड़ दिए गए थे। यानी कि अकबर के शासनकाल के अंत होते होते कुल 15 प्रांत भारत में स्थापित हुए थे। उनमें से राजपूताने का या आज के राजस्थान का एक था, जिसको अजमेर सूबा बोला गया है। अब ये चलता रहा दौर औरंगजेब तक, ये मामला आपके सामने चलता रहा। औरंगजेब के पश्चात फिर आप लोग जानते हैं कि पुनः ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है। ब्रिटिश सत्ता के दौर में भी कुछ बातें राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में हमारे सामने आती है। देखिएगा, यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर आए और फिर उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस संपूर्ण प्रांत को अपने अपनी डायरीज में, संस्मरणों में, अपने अपने रिकॉर्ड्स में कई नामों से पुकारा। इनमें एक सज्जन थे जो आयरलैंड का निवासी था, सर जॉर्ज थॉमस। अच्छा, सर जॉर्ज थॉमस सबसे पहले शेखावाटी में 1789 ईस्वी के अंदर आया था और उसकी मृत्यु, याद रखिएगा, बीकानेर में हुई थी। और यह बात भी याद रखना, सर जॉर्ज थॉमस को जॉर्ज फिरंगी के नाम से जाना गया है, जो आयरलैंड का निवासी था। सर जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को सबसे पहले राजपूताना नाम प्रदान किया था। तो मैं एक मेमोराइज करवा दूं एक बात आपको, जो हमने कल से लेकर अब तक, मतलब पिछले सेशन से लेकर अब तक का जो हमने देखा है, थोड़ा सा उसे रिपीट कर लीजिएगा कि मरुकंटर, ठीक है साहब, मरुकंटर शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कहाँ? रामायण जी में, ये आपने लोगों ने देखा। और इसके अलावा फिर एक शब्द का और प्रयोग आपने देखा था, राजस्थानीय जो शब्द का प्रयोग आपको प्राप्त हुआ था, वो जी आप लोगों ने देखा था कौन से अभिलेख में? तो उसका नाम आपको प्राप्त होता है चित्तौड़गढ़ अभिलेख। इसके अलावा आपने तीसरा जो देखा था, वो देखा था जी राजस्थानियादित्य। और राजस्थानियादित्य शब्दावली का जो प्रयोग आपने देखा था, वो 625 ईस्वी का जो अभिलेख था, जिसका नाम हमारे सामने होता है, वो है बसंतगढ़ शिलालेख। यदि मैं मुगल काल की बात करूं, अकबर के काल की, तो उसको बोला गया है अजमेर सूबा, याद रखिएगा, अजमेर सूबा बोला गया है किस काल में? अकबर के दौर में, अकबर के शासन काल में। और अकबर से पहले पूर्व मध्य काल में हम लोगों ने देख लिया था, इसको गुर्जरत्ता नाम से भी पुकारा गया है, क्योंकि इस प्रदेश के अधिकांश हिस्से पर जिस क्षत्रिय राजवंश का यहाँ पर शासन स्थापित था, उसे बोला गया है गुर्जर प्रतिहार, इसलिए उसको गुर्जरत्ता भी कहा गया है। तो पहला मरुकंटर, दूसरा राजस्थानीय, तीसरा राजस्थानियादित्य, पांचवा अजमेर सूबा, चौथा मैं बीच में लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ आपके सामने यहाँ पर गुर्जरत्ता। और गुर्जरत्ता इसको कब पुकारा गया है? तो फिर हमारा जवाब आएगा जी कब? पूर्व मध्य काल के अंदर इसे पुकारा जाता है। आइएगा, अब जब हम ब्रिटिश दौर की बात करते हैं, जैसा मैंने कहा सर जॉर्ज थॉमस, जिसे जॉर्ज फिरंगी के नाम से भी जाना गया है। सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिटिश आधुनिक काल की यदि हम बात करें, आधुनिक काल जिसको कि हम ब्रिटिश एरा कहते हैं, तो मेरा जो आशय है यहाँ पर, वो असल में ब्रिटिश एरा या ब्रिटिश काल या अंग्रेजों के शासन काल से ही मेरा आशय निकलता है। सबसे पहले सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, याद रखना है, संपूर्ण प्रांत को 1800 ईस्वी में जिस नाम से पुकारा गया, वो नाम हमारे सामने आता है राजपूताना। यानी कि संपूर्ण प्रांत को राजपूताना यदि सबसे पहले कहा गया 1800 ईस्वी में, तो आयरलैंड के एक ब्रिटिश अधिकारी सर जॉर्ज थॉमस, जिसे जॉर्ज फिरंगी के नाम से ही पुकारा गया, जिसकी मृत्यु ये सबसे पहले 1789 में, 1789 में शेखावाटी में आया था और फिर बीकानेर में इसकी मृत्यु अपने कार्य के दौरान हुई थी। तो सबसे पहले इसको, क्योंकि जब जॉर्ज थॉमस यहाँ पर आया एज ए ब्रिटिश ऑफिसर, तो उसने देखा कि भाई बहुत कम क्षेत्र में भी राजपूतों का यहाँ पे शासन स्थापित है, इसलिए उसने इसे राजपूताना बोला। सर जॉर्ज थॉमस, जो कि आयरलैंड का निवासी था, याद रखिएगा, आयरलैंड का निवासी था, और इसे ये बात भी याद रखना, एक विशिष्ट नाम से पुकारा गया है जॉर्ज थॉमस को, जॉर्ज
फिरंगी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बना कि सर्वप्रथम इस संपूर्ण प्रांत को राजपूताना किस व्यक्ति के द्वारा, किस अधिकारी के द्वारा बोला गया है। तो आपका नाम होगा यहाँ पर मतलब आपका उत्तर होगा सर जॉर्ज थॉमस। और किस वर्ष पुकारा गया, तो सही आंसर है 1800 ईस्वी के अंदर इसको राजपूताना बोला गया। लेकिन प्रश्न ये उठता है, बोला जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन इस बात का उल्लेख किसने किया। भाई मैंने आपको कुछ कहा, लेकिन इस बात का उल्लेख किसने किया कि मैंने आपको कुछ कहा। तो भले ही जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस संपूर्ण प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन इस बात की जानकारी उसके एक मित्र जो 5 वर्ष पश्चात विलियम फ्रैंकलिन जो उसके साथी थे ने एक पुस्तक लिखी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उसमें इस बात का हमें स्पष्ट तौर पर जवाब प्राप्त होता है। तो क्या ये जानकारी हमें प्राप्त होती है, जरा उसे भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आधुनिक काल में जॉर्ज थॉमस ने इस संपूर्ण प्रांत को राजपूताना बोला। इस बात की जानकारी एक इतिहासकार हैं, मतलब इतिहासकार तो नहीं, मतलब जो रिकॉर्ड्स रखते हैं मिलिट्री के, वो कोई कर्मचारी रहा होगा जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम प्राप्त होता है दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। आराम से आप लोग इस सारे मैटर को यहां तक का देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत अच्छे से। तो दी मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी पुस्तक 1805 ईस्वी में लिखी, उसने इस बात का जिक्र किया है कि 5 वर्ष पहले ही 1800 ईस्वी में सर जॉर्ज थॉमस ने इस संपूर्ण प्रांत के लिए, याद रखिएगा, इस संपूर्ण प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का उल्लेख किया है। तो प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि सबसे पहले राजपूताना शब्द का उल्लेख इस संपूर्ण प्रांत के लिए किसके द्वारा किया गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर निकलता है सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1800 ईस्वी में, जिसे जॉर्ज फिरंगी भी कहा गया है, जो आयरलैंड का निवासी था और 1789 ईस्वी में शेखावाटी में आया था। इसकी मृत्यु बीकानेर के अंदर हुई थी। उसने इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा 1805 ईस्वी में जो पुस्तक लिखी गई, जिसे द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस भी कहा गया है। क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा एक आपको परिचय यहाँ प्रदान कर दूं जनाब का कि जॉर्ज थॉमस ये नेटिव था। नेटिव का मतलब कहाँ का स्थानीय निवासी था, तो ये जनाब थे आयरलैंड के निवासी। 1789 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर इनका आगमन हुआ था। याद रखिएगा शेखावाटी में ये आया था। और जॉर्ज थॉमस की जो डेथ या मृत्यु हुई है वो हुई है कहाँ पर, तो फिर आपका जवाब निकलेगा बीकानेर के अंदर जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई है। तो मरुकंटर के अंदर, मरुकंटर शब्द का उल्लेख राजस्थान इस प्रांत के लिए रामायण जी में राजस्थानीय शब्द का उल्लेख चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थान यहाँ दिखते हैं। भट्ट जो 13वीं पंक्ति में जो आपको अर्बुद सिरोही के सीमल माता या खीमल माता मंदिर से प्राप्त हुआ था, बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है, 682 विक्रम संवत का, वहां से आपको ये उल्लेख प्राप्त होता है। अच्छा, राजस्थान शब्द का उल्लेख तवारीख राजस्थान, कोवले माला, राजरूपक, नैन्सी लिखत इन ग्रंथों में भी मिला है। लेकिन दोबारा मैं स्पष्ट कर दूं, भौगोलिक इकाई के रूप में उस शब्द का उल्लेख आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा आउट हो जाता हूं, आप लोग यहाँ तक के मैटर को आराम से उतार लीजिए, देख लीजिए, इसके बाद हम अपनी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ तक की सारी बात को। असल में जब ब्रिटिश राज स्थापित हो गया राजपूताने के अंदर भी, और राजपूतों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको आप EIC कहते हैं, उनके साथ संधियां स्थापित कर ली थी। तो उस समय इस बात को याद रखिएगा कि जब संधियां हुई यानी कि मुगल राजवंश के पतन के पश्चात और अंग्रेजों के द्वारा भारत में ब्रिटिश राज स्थापित करने से पहले, ये जो बीच का जो एक ट्रांजिशन पीरियड था, इसमें मराठा या विभिन्न मराठा क्षत्रपों, मराठा सरदारों का दबदबा था। इनमें एक राजघराना था सिंधिया। असल में इस समय जो अजमेर
का जो एक तरह का स्वायत्त इलाका था जिस पर किसी क्षत्रिय राजवंश का शासन नहीं था। जैसे कि मैंने बीसी सेशन में पिछली स्लाइड में आपको कहा, जो अंतिम राजवंश था अजमेर का वो था चाहमान, जिसका पतन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के हाथों तराइन द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय चौहान की जो अंतिम चाहमान नरेश था अजमेर शाखा का, उसके हाथों हो चुकी थी। इसके पश्चात फिर ये अलग अलग राजपूतों के अधीन रहा और फिर मराठों के अधीन रहा। अब जब 1818 ईस्वी में राजपूतों ने संधियां स्थापित करी किसके साथ, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो इन संधियों के तहत एक बात ये तय हुई थी कि राजपूताने के जिन जिन इलाकों पर विभिन्न मराठा क्षत्रपों या मराठा सरदारों का दबदबा है या अधिकार है, वो अपना अधिकार हैंडओवर कर देंगे EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो मतलब क्या निकलता है मेरा, चलिए देखते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो सिर्फ इतनी सी बात है कि मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया, याद रखिएगा, मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया से, जिसको आप ये राजस्थान का प्रांत बोल रहे हैं, 25 जून 1818 की संधि के द्वारा, समझ लीजिएगा इस बात को, 25 जून 1818 की जो संधि हुई थी दौलतराव सिंधिया एवं EIC के बीच में। अब प्रश्न फिर अपना ये उठता है कि जी EIC का मतलब क्या है, तो EIC का मतलब यहाँ पर है स्पष्ट तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है जी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर यदि हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दौलतराव सिंधिया जो कि मराठा क्षत्रप मराठा सरदार के साथ जो संधि हुई, उसके द्वारा, इस संधि के द्वारा जो अजमेर का सूबा था, अजमेर का जो सूबा था, अजमेर सूबा जो नामकरण था, आप लोग इस बात को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि वो अकबर के शासनकाल में दिया गया था। अजमेर सूबा EIC को प्राप्त हो गया था और अजमेर सूबा जो था, जिसको अजमेर मेर, फिर इसको आगे जाकर ब्रिटिश काल में नामकरण किया गया, याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से, और इसको एक चीफ कमिश्नर यहाँ पर बिठा दिया गया था। तो इसको आप अजमेर मेरवाड़ा को विभिन्न क्षत्रिय राजवंशों के मध्य में चीफ कमिश्नरी प्रांत विच वाज रूल्ड बाय द EIC ऑफिसर, चीफ कमिश्नर, इजंट इट, एंड द चीफ कमिश्नर, यदि मैं 1857 की बात करूं, 1857 के गदर के दौर की बात करूं, तो याद रखिएगा उस दौर में जो चीफ कमिश्नर था इस संपूर्ण इलाके का, उसका नाम आपको प्राप्त होता है मिस्टर कॉल्विन। तो यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा को फिर चीफ कमिश्नरी प्रांत या प्रोविंस के नाम से भी पुकारा गया है। तो जो हमने कहा आपसे कि जो अजमेर सूबे की पहचान राजपूताने की बनी अकबर के काल में, वो फिर मुगलों के पतन के पश्चात संधियां जो राजपूतों और मराठों के बीच में हुई, तो वो मराठों के पास चला गया। फिर मराठों में जो अंतिम जो मराठा क्षत्रप जिसका अजमेर पर अधिकार रहा वो था दौलतराव सिंधिया, और दौलतराव सिंधिया ने भी 25 जून 1818 ईस्वी को एक संधि के तहत इस अजमेर मेरवाड़ा के प्रांत को EIC या ईस्ट इंडिया कंपनी को हैंडओवर कर दिया, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर चीफ कमिश्नर बिठाकर उसको चीफ कमिश्नरी शासित प्रदेश या चीफ कमिश्नरी प्रांत के रूप में एस्टेब्लिश किया। तो 1818 के पश्चात राजपूताने पर सॉवरेनिटी या संप्रभुता स्थापित हो गई EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, और एक अधिकारी यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट बनकर आया। इट वाज कर्नल जैम्स टोड नॉन एज द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, एंड जो बर्थ है कर्नल जेम्स टोड साहब का वो 20 मार्च 1782 को इंग्लिस्टन इंग्लैंड में हमें प्राप्त होता है। तो अब हमें बात करनी है जनाब सारी की सारी कर्नल जेम्स टोड के बारे में, क्लियर है। कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट बनकर 1818 में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के यहाँ पर नियुक्त हुआ था, याद रखिएगा इस सारी बात को। तो आइएगा देखते हैं अपने जनाब कर्नल जेम्स टोड साहब को। अच्छा चलिए, अब जब ये बात हो गई तो दो बातें मैं आपके सामने और महत्वपूर्ण बातें रखती हूँ। देखो मैं बार बार आपके सामने एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, एक वाक्य का प्रयोग कर रहा हूँ। राजस्थान इतिहास का जनक या राजस्थान इतिहास का पितामह कर्नल जेम्स टोड, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। तो ये बात हमने अभी तक आपके सामने रखी है, फादर ऑफ
राजस्थान हिस्ट्री, या जी हम कहेंगे, देख लीजिएगा, राजस्थान इतिहास के जनक के रूप में भी हम इसको पुकारते हैं। तो राजस्थान इतिहास का जनक या फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री की जब बात चलती है तो फिर हम कहते हैं जी ये किसे बोला गया है, तो ये पुकारा गया है कर्नल जेम्स टोड को। लेकिन एक प्रश्न है कि राजस्थान के पुरातत्व का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी? Isn't it? सर अलेक्जेंडर कनिंघम नॉन एज ए फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक या पितामह कहा जाता है। तो प्रश्न ये उठता है भाई कि फिर राजस्थान पुरातत्व का या प्रागैतिहास का जनक किसे कहा गया है? इट इज C.L. कार्लाइल। याद रखना, महत्वपूर्ण है काफी। तो राजस्थान इतिहास का जनक तो कर्नल जेम्स टोड को बोला गया है, लेकिन यदि बात आए कि जी राजस्थान पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है, तो फिर आपका आंसर होगा राजस्थान पुरातत्व का जनक। अब ये आप आइडिया लगा कि कितना महत्वपूर्ण आपके सामने जानकारी आ रही है। तो इसको यदि मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ, क्योंकि कई बार ये इस रूप में भी आपको परेशान किया जाता है, फादर ऑफ राजस्थान आर्कियोलॉजी। ठीक है जी। ये सज्जन हैं, याद रखिएगा, C.L. कार्लाइल। काफी महत्वपूर्ण है C.L. कार्लाइल, जिससे सबसे पहले राजस्थान में जिसको हम कहते हैं रिमेंस, आर्कियोलॉजिकल रिमेंस या प्री हिस्टोरिक रिमेंस यानी कि पुरातात्विक अवशेषों की यहाँ पे खोज की थी। बहरहाल हम फिलहाल बात कर रहे हैं कर्नल जेम्स टोड साहब की, तो कर्नल जेम्स टोड पर ही अपनी बात को आप लोग जारी रखते हैं। कर्नल जेम्स टोड जो कि एक सैन्य अधिकारी था, इसका जन्म हुआ है 17 मार्च 1782 ईस्वी को। याद रखिएगा 17 मार्च 1782 ईस्वी को ये कहाँ जन्मे हैं? तो आपका आंसर होगा इंग्लिस्टन, इंग्लैंड के अंदर। इंग्लिस्टन, इंग्लैंड के अंदर ये जनाब, ये भाई साहब जन्मे हैं, जिन्हें हम पुकारते हैं कर्नल जेम्स टोड। आपकी पत्नी जो आपकी प्रेमिका या बचपन की साथी थी, जिनको जूलिया भी कहा जाता है, और 1818 में इस व्यक्ति को कर्नल जेम्स टोड को, याद रखिएगा इस बात को, यहाँ पर नियुक्त किया गया था एज ए पॉलिटिकल एजेंट, जब 1818 में राजपूताना ने संधियां स्थापित कर ली थी। अच्छा, इनमें राजपूताने में जो संधियां स्थापित हुई, इनमें पहली जो रियासत जिसने EIC के साथ संधि स्थापित करी वो थी करौली। ठीक है जी। उसके बाद कोटा, तीसरे नंबर पर जोधपुर, और चौथे नंबर पर उदयपुर, जिसने 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में संधि की थी। तो उसी दौर में EIC ने मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के शासनकाल में मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट बनाकर कर्नल जेम्स टोड को नियुक्त किया था, भेजा था। तो आइएगा देखते हैं भाई को। कर्नल जेम्स टोड का जन्म और आपकी पत्नी के बारे में भी देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये स्त्री होने जा रही, क्योंकि एक पुस्तक जो लिखी गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, उसको पब्लिश इनकी मृत्यु के बाद, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात जूलिया के द्वारा ही करवाया गया था। अब यदि कर्नल जेम्स टोड की मैं ख्याति की बात करूं, प्रसिद्धि की बात करूं, तो एक प्रसिद्धि तो आपकी आगे कीजिए, आपको फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री यानी कि राजस्थान इतिहास का जनक भी पुकारा गया है। लेकिन इसके अलावा, राजस्थान इतिहास के जनक के अलावा, आपको याद रखिएगा घोड़े वाला बाबा भी कहा गया है। अच्छा, घोड़े वाला बाबा कहने की जो वजह है कर्नल जेम्स टोड को, वो सिर्फ इतनी सी है कि जब राजस्थान के भ्रमण पर ऐतिहासिक सूचनाओं को या ऐतिहासिक जानकारियों को एकत्रित करने के लिए गए हुए थे उस दौर में, तो जहाँ पर भी आप जाते हैं घोड़े पर बैठ कर जाते हैं, स्लिंग बैग जिसको आप क्रॉस बैग कहते हैं, जो शोल्डर्स पर रहता है, हेट लगाकर रखते, टोपा लगा कर रखते, और घोड़े पर जाते और एक झोला लटकाए रखते। तो भारत के अंदर तो ग्रामीण परिवेश में आप जानते हो, जिसके कंधे पर झोला लटका हुआ है और ऊपर टोपी लगाई हुई, उसको बाबा कहते हैं। घोड़े पर बैठ के आए, इसलिए कोई सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इस चीज़ के पीछे, को बहुत कोई ठोस वजह या लॉजिक नहीं, इसलिए इसको घोड़े वाला बाबा कहा गया। क्योंकि राजस्थान की विभिन्न रियासतों का, एक से अधिक रियासतों के इतिहास का क्रमबद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण वाला अनुसंधान जनक जो इतिहास प्रस्तुत किया गया,
वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना एनल्स के रूप में, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक भी पुकारा गया है। और घोड़े वाला बाबा क्यों कहा गया, ये मैंने आपको बता दिया। इनके गुरु का नाम देखिएगा, जिन्होंने राजस्थान के बारे में जानकारी एकत्रित करने में मार्गदर्शन किया, कर्नल जेम्स टोड का। तो इनके गुरु का नाम है, याद रखिएगा, यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र भीलवाड़ा के मांडलगढ़ का, याद रखिएगा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा का निवासी था यति ज्ञानचंद्र, जिसको एक तरह से गाइड भी कह सकते हैं कर्नल जेम्स टोड का, हम गुरु के नाम से भी पुकार सकते हैं। यहाँ तक की बात को आप पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए बहुत अच्छे से, क्योंकि काफ़ी काम का ये मैटर आपके सामने होने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ तक का पोज करके आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों ने देख लिया, रिकैप कर लीजिए एक बार कि मरुकंटक शब्द का प्रयोग रामायण में मिलता है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग उल्लेख आपको चित्तौड़गढ़ शिलालेख में मिलता है 532 ईस्वी के। राजस्थान या द्वितीय शब्द का जो उल्लेख प्राप्त होता है वो 625 ईस्वी के बसंतगढ़ शिलालेख से आपको प्राप्त होता है। विभिन्न ग्रंथों में, जिनमें नैनसिरी ख्यात, कुबलेमाला, बांकीदासरी ख्यात आपके सामने हो गई है, तवारीख राजस्थान आपके सामने हो गई, राजरूपक आपके सामने हो गई, इनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, भौगोलिक इकाई के रूप में ना मिलकर और क्षेत्र विशेष के रूप में ना मिलकर अन्य अर्थों में, जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कह सकते हैं और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सर जॉर्ज थॉमस ने संपूर्ण प्रांत के लिए 1800 ईस्वी में जिस शब्द का प्रयोग किया वो था राजस्थान, जिसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जो 1805 में लिखी गई, में किया है। क्लियर है। कर्नल जेम्स टोड की प्रशासनिक नियुक्तियों का एक पूरा का पूरा चिट्ठा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यद्यपि मैं आपको एक बड़ी अनोखी जानकारी यहाँ पर प्रदान कर दूं, कर्नल जेम्स टोड का ये सारा मैटर चल रहा है। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित एक चित्र, विशिष्ट चित्र, जिसको फिरंगी टोड के नाम से भी पुकारा जाता है, फिरंगी टोड के नाम से ही पुकारा जाता है, काफी महत्वपूर्ण चित्र है कर्नल जेम्स टोड का। ये राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में संग्रहित है, वहां पर रखा हुआ है। राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान, याद रखिएगा, जोधपुर, राजस्थान राज्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में आपको ये चित्र प्राप्त होता है। यदि मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स की बात करूं, कर्नल जेम्स टोड की जब राजस्थान में ये आया, राजस्थान में आने से पहले इस बात को याद रखना, राजस्थान में तो आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो 1818 ईस्वी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां कर रही थी राजपूत रियासतें। सर्वप्रथम भारत में आपको 1798 ईस्वी में EIC में प्रथम नियुक्ति, द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन ईस्ट इंडिया कंपनी EIC में जो मिली वो 1798 में मिली है। 1801 ईस्वी में आपको दिल्ली के अंदर नहर पैमाइश का, कैनाल का कोई काम चल रहा होगा, उसके सर्वे का कार्य आपको सौंपा गया था। और 1805 ईस्वी में मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया, ये वही दौलतराव सिंधिया भी आपने देखा, ये वही दौलतराव सिंधिया है जिन्होंने 25 जून 1818 ईस्वी को एक संधि के द्वारा जो अजमेर मेरवाड़ा का जो प्रांत था वो ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिया था। इस बात को याद रखना। उसके पश्चात फिर यहाँ पर चीफ कमिश्नर बिठाया गया अजमेर मेरवाड़ा वाले एरिया में, और उसे फिर जाना गया चीफ कमिश्नरी प्रांत के द्वारा। क्लियर है। तो 1805 ईस्वी में राजस्थान में अपॉइंटमेंट से पहले जो कर्नल जेम्स टोड था वो दौलतराव सिंधिया के दरबार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टुकड़ी, एक तरह का जिसको आप कहते हैं सैनिक ग्रुप, एक सैन्य टुकड़ी नियुक्त की गई थी, उसके अंदर इसको नियुक्ति मिली थी कर्नल जेम्स टोड को। सो पहला जो इनको अपॉइंटमेंट मिला है वो मिला है 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी में, याद रखना, EIC में कर्नल जेम्स टोड को प्रथम प्रशासनिक नियुक्ति प्राप्त हुई है, प्रथम प्रशासनिक नियुक्ति। और 1801 ईस्वी में, लीजिएगा मैं एक एक चीज आपके सामने लिख देता हूं,
1801 ईस्वी में दिल्ली के अंदर जो नहर पैमाइश का कार्य चल रहा था वहां पर आपको नियुक्त किया गया था। दिल्ली में नहर पैमाइश, याद रखिएगा, दिल्ली में नहर पैमाइश का कार्य आपको सौंपा गया था। और 1805 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड, आप स्वयं फैसला कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे कि मैटर किस तरह का आपको लग रहा है, समझ में अच्छे से आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1805 ईस्वी में दौलतराव सिंधिया, जो मराठा सरदार था, तो दौलतराव सिंधिया के दरबार, दरबार से मतलब राज्य से, यहाँ पर के दरबार में नियुक्त EIC सैन्य टुकड़ी, EIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सैन्य टुकड़ी दौलत सहायक संधि के तहत जो दौलतराव सिंधिया के राज्य में जो नियुक्त की गई, तो उस कंपनी की सैन्य टुकड़ी में सम्मिलित किया गया था किसे? कर्नल जेम्स टोड को। और फिर 1818 से लेकर 1822 ईस्वी तक, याद रखिएगा, 1818 से लेकर 1822 ईस्वी तक कर्नल जेम्स टोड को मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के काल में उनके दरबार में फिर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। 1818 से लेकर 1822 ईस्वी तक मेवाड़ महाराणा भीम सिंह, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह के दरबार में एक प्रकार का, जिसको हम कहेंगे पॉलिटिकल एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। क्लियर है? तो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आपको नियुक्ति प्राप्त हुई है। पॉलिटिकल एजेंट, सो पॉलिटिकल एजेंट वाज द representative of AGG. AGG is a superior supreme British officers above the political agents. किसी भी एक स्टेट के जितने ही पॉलिटिकल एजेंट्स होते थे उनके ऊपर जिस सर्वोच्च अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी उसे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल के नाम से भी पुकारा जाता था। ठीक है, तो फिर मेवाड़ के अंदर ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में 1818 से लेकर 22 तक ये नियुक्त होते हैं। अच्छा, ये केवल मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त नहीं हुआ था, इसको असल में 1818 से लेकर 1822 ईस्वी के दौर में कर्नल जेम्स टोड को 5 रियासतों का प्रभार सौंपा गया था। मेवाड़ नंबर 1, नंबर 2 मारवाड़, जैसलमेर, आप याद रखिएगा, मेवाड़, मारवाड़, जैसलमेर, कोटा, बूंदी और सिरोही, कुल 6। कोटा, बूंदी एवं सिरोही, तो कुल 6 रियासतों, कुल 6 राज्यों का प्रशासनिक प्रभार एज ए पॉलिटिकल एजेंट सौंपा गया है। याद रखना, कुल 6 का 1818 से लेकर 1822 ईस्वी अपॉइंटमेंट मिल रहा है इनको मेवाड़ दरबार के अंदर। और यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि जब आप मेवाड़ के अंदर आप अपॉइंटेड थे, जब आप नियुक्त थे, तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह और उनके असंतुष्ट सरदारों के बीच में आपने एक समझौता करवाया था, जिसको कहा जाता है कौलनामा। काफी देख लीजिएगा, आराम से यहाँ तक के मैटर को आप लोग उतारिएगा। कौलनामा बड़ा महत्वपूर्ण एक दस्तावेज है। कौलनामा असल में टोड की मध्यस्थता से, टोड की मध्यस्थता से 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह एवं उनके
असंतुष्ट सरदारों के मध्य जो समझौता करवाया गया पॉलिटिकल एजेंट के रूप में मेवाड़ में नियुक्त रहते हुए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, क्योंकि एक अराजकता के दौर से, एक प्रकार की जिसे हम कहते हैं कायोस के दौर से गुजर रहा था मेवाड़, उस ट्रीटी को, उस समझौते को कहा गया है कोलनामा, जो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह और उनके असंतुष्ट सरदारों के मध्य में करवाया गया है, कोलनामा, राइट। तो ये कर्नल जेम्स टोड की, लेकिन कर्नल जेम्स टोड की जो रुचि थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज को के निर्वहन से अधिक, या ईआईसी के कार्य को मजबूत किया जाए, ईआईसी की जो प्रतिष्ठा है, ईआईसी का जो दखल है रियासतों में, उसे और अधिक पैना किया जाए, उससे अधिक कर्नल जेम्स टोड की जो रुचि थी वो राजपूताने की संस्कृति, वेशभूषा जानने के लिए थी। अब कंपनी ने अपने खर्चे पर आपको प्रशासनिक कार्य के लिए भाई किसी रियासत में अपॉइंट किया गया है, कोई डायरी लिखने के लिए नहीं, कोई मौज मस्ती के लिए नहीं, एंड राजस्थान की कल्चर को ग्लोरीफाइड करने के लिए नहीं। एंड दैट टाइम कर्नल जेम्स टोड वाज डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क्स विच वाज नॉट, जो उसके अधिकार क्षेत्र की क्या कहते हैं, अधिकार क्षेत्र को परिभाषित नहीं कर रहे थे, उसके अधिकार क्षेत्र से जो बाहर के कार्य थे, आपने अपने आप को उनमें इंडल्ज कर लिया, संलिप्त कर लिया, संलग्न कर लिया। अतः आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए कि आप बेवजह राजपूतों को बढ़ावा दे रहे हो। भाई राजपूतों को बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिष्ठा को, या ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकंजा नियंत्रण को जो ईस्ट इंडिया कंपनी संपूर्ण भारतवर्ष पर चाहती है उसको आप कमजोर कर रहे हो। वो तो बाय हुक बाय क्रुक जो ईआईसी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो राजपूतों को बर्खास्त करके अपना एक छत्र राज्य स्थापित करना चाह रही है। कर्नल जेम्स टोड उल्टा काम कर रहा है। तो 1822 ईस्वी में फिर इसे एक तरह से डिसअपॉइंट या विमुक्त कर दिया गया था, इसे बर्खास्त कर दिया गया था। आप लोग यहाँ तक के मैटर को अच्छे से एक बार तरीके से देख लीजिएगा, फिर मैं अपनी बात को और आगे आपके सामने लेता हूँ। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक आपने समझ लिया है। और यदि आपको ये प्रयास मेरा अच्छा लग रहा है तो कृपया फीडबैक अवश्य दीजिएगा, अपने जो भी आपको उचित लग रहा है वो दीजिएगा। क्लासेस के लिए आपका हेल्प, आपका सपोर्ट मुझे बेहद आवश्यक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को मुक्त कर दिया जाता है, याद रखिएगा। कर्नल जेम्स टोड को बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है जी। और 1824 ईस्वी में जेम्स टोड भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंग्लैंड जाते हुए कर्नल जेम्स टोड अपने साथ एक अभिलेख को साथ में लेकर जाते हैं जिसे मानमोरी शिलालेख कहा गया है। मानमोरी शिलालेख जो कि 713 ईस्वी का है, और मानमोरी शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण था, चित्तौड़गढ़ के किसी मानसरोवर झील से प्राप्त हुआ था। कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख का ट्रांसलेशन अपनी जो पुस्तक है एनल्स, उसके प्रथम खंड जो 1829 में पब्लिश हुआ था उसके अंदर कर दिया था। लेकिन भारी होने के कारण और संभवतः जो समुद्र में, जब समुद्र के रास्ते से जब 1824 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड अपने नेटिव प्लेस इंग्लैंड के लिए रवाना हो चुका था, जा रहा था, तो मार्ग में संभवतः तूफान आने पर इस भारी पत्थर से के जहाज में होने से जो जोखिम उठाना पड़ता उससे बचने के लिए कर्नल जेम्स टोड ने मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फिकवा दिया था। यद्यपि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया गया था, कलेक्ट कर लिया गया था, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा अनुवादित करके अपनी डायरी में लिख दिया गया था। मानमोरी शिलालेख बेहद महत्वपूर्ण शिलालेख है। मानमोरी शिलालेख जो 732 ईस्वी का है, नहीं 715 ईस्वी का, माफ करना, 715 ईस्वी का है, 713 या 15 ईस्वी का है मानमोरी शिलालेख। मैं थोड़ा से लिटिल बिट कंफ्यूज हूँ। तो इसमें आपको अमृत मंथन की जानकारी प्राप्त होती है। अमृत मंथन की
युद्ध में हाथियों के प्रयोग की जानकारी आपको मानमोरी शिलालेख से प्राप्त होती है। अच्छा, युद्ध में हाथियों का प्रयोग के साथ साथ युद्ध बंदियों के साथ और युद्ध बंदियों की स्त्रियों के साथ आपको किस तरह का व्यवहार करना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ और इंग्लैंड के लिए रवाना होते हुए अपने साथ मानमोरी शिलालेख को लेकर गया था, लेकिन मानमोरी शिलालेख को समुद्र में बीच मार्ग में फिकवा दिया था। वजह तूफान आने पर संभवतः भारी होने के कारण। भाई पत्थर है तो एक शिला चट्टान ही, तो पक्की बात है कि जान का जोखिम भाई इतना कौन लेगा एक उसके लिए। लेकिन मानमोरी शिलालेख को फिकवाने से पहले इसने अपनी जो पुस्तक थी एनल्स, क्लियर, इसके प्रथम खंड में यानी कि 1829 ईस्वी का जो वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें ट्रांसलेशन करवा दिया था। मानमोरी शिलालेख कई मायनों में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानमोरी शिलालेख से आपको हमें समुद्र मंथन के द्वारा जो अमृत की प्राप्ति हुई थी उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। युद्ध में याद रखना, युद्ध में हाथियों के प्रयोग की जानकारी, समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था, जो देवताओं और असुरों के बीच में जो झगड़े का कारण बना था, उसकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। सामंत प्रथा की जानकारी आपको प्राप्त होती है। हमने पिछले सेशन में जो पहला सेशन था उसके अंदर देखा था कि सामंत प्रथा पर सबसे प्राचीनतम जो उल्लेख है, याद रखिएगा, वो आपको प्राप्त होता है जनाब किससे, बसंतगढ़ शिलालेख से। क्लियर है। और सामंत प्रथा पर दूसरा उल्लेख हमें प्राप्त हो रहा है मानमोरी शिलालेख से, युद्ध बंदियों के साथ, युद्धबंदी पुरुषों के साथ, याद रखना, उचित व्यवहार करने की जानकारी हमें इसी मानमोरी शिलालेख से प्राप्त होती है। अच्छा, यही नहीं, युद्ध बंदियों की स्त्रियों की उचित देखभाल, युद्ध बंदियों की स्त्रियों की उचित देखभाल की जानकारी भी हमें जो मानमोरी शिलालेख है उससे प्राप्त होती है। तो मानमोरी शिलालेख अपने आप में काफी महत्वपूर्ण एक शिलालेख है और इसको कर्नल जेम्स टोड जब 1824 ईस्वी में जब इंग्लैंड जा रहा था तो अपने साथ लेकर गया था, लेकिन बीच समुद्र में भारी होने के कारण इस पत्थर को, इस शिलालेख को फेंकवा दिया था। फेंकवाने से पहले कर्नल जेम्स टोड, जिसको भारत राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है, ने इसका अनुवाद करके अपनी जो डायरी या जो अपनी जो रचना थी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के प्रथम खंड जो 1829 में प्रकाशित हुआ था के अंदर आपने संग्रहित करवा दिया था। तो ये जानकारी हमें कर्नल जेम्स टोड की प्राप्त होती है 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में, याद रखना, कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड पहुंच जाता है। क्लियर। और इंग्लैंड पहुंचकर पहले तो वो विवाह संपन्न करता है अपनी बचपन की साथी जूलिया के साथ, और फिर 1826 में इंग्लैंड पहुंचकर कर्नल जेम्स टोड लेखन कार्य को भी आरंभ करता है। लेखन कार्य जो उसकी रचनाएं हमारे सामने आती है। तो 1826 ईस्वी में जब आप इंग्लैंड पहुंच गए तो इंग्लैंड पहुंचकर आपने, याद रखिएगा, इंग्लैंड पहुंचकर आपने लेखन कार्य किया और आपकी दो रचनाएं प्रकाश में आती हैं, दो पुस्तकें आपके प्रकाश में आती हैं। यहां तक की बात को एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? यहां तक का मामला समझ में यदि आ गया है। 22 में आपको बर्खास्त किया गया भ्रष्टाचार को या
राजपूतों का विशिष्ट फेवर करने के कारण बिशप हैबर ने, ये बात भी याद रखना, बिशप हैबर जिसने अजमेर के तारागढ़ को पूर्व का जिब्राल्टर बोला, उसने इस बात का खुलासा किया है कि राजपूतों का विशेष फेवर करने की वजह से, पक्षपात करने की वजह से इसे बर्खास्त किया गया। 22 में इसने भारत के लिए मतलब 22 में बर्खास्त किया गया इसे, और 24 टर्मिनेशन के बाद 24 में आप इंग्लैंड के लिए रवाना हुए मानमोरी शिलालेख को लेकर। 26 में आप इंग्लैंड पहुंचते हैं, विवाह संपन्न करते हैं और रचना अपना लेखन कार्य आरंभ करते हैं। 2 पुस्तकें, कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें हमारे प्रकाश में आती हैं। ये 2 पुस्तकें कौन कौन सी हैं जो बुक्स कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी जाती है? पहली पुस्तक है, याद रखना, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, याद रखना, ये तो है पहली पुस्तक। और इसी पुस्तक को संक्षिप्त रूप में, यह भी महत्वपूर्ण है, इसी पुस्तक को संक्षिप्त रूप में हम एनल्स के रूप में भी पुकारते हैं। इसी पुस्तक का एक नाम आपको और प्राप्त होता है, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया, ये 1800, अच्छा ये जो पुस्तक है ये 2 खंडों में प्रकाशित होती है, 1829 और 1832 में। देयर आर 2 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम फर्स्ट एवं वॉल्यूम सेकंड। ये 2 खंडों में प्रकाशित होती है पुस्तक। वॉल्यूम जो फर्स्ट है वो 1829 ईस्वी में आता है, जिसके अंदर मानमोरी शिलालेख की भी आपको जानकारी प्राप्त होती है। मानमोरी शिलालेख का जो पूरा जो संस्कृत से जो अंग्रेजी अनुवाद है वो इसी एनल्स के प्रथम खंड में, एनल्स या एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान को सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया नामक पुस्तक के नाम से पुकारा गया है। जो दूसरा खंड है वो आता है 1832 ईस्वी में। अब आप लोगों ने जो अब तक देखा, जो आप लोगों ने समझा कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा सबसे पहले 1800 ईस्वी में कर दिया गया था, और इस बात की जानकारी विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 ईस्वी की अपनी रचना द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में किया। आप नोटिस करिएगा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, तो आप यहाँ देखिएगा पुस्तक में ही राजस्थान शब्द का प्रयोग मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जिन संज्ञाओं का राजस्थान के लिए, जिन संज्ञाओं का प्रयोग किया गया उनमें एक संज्ञा है रायथान, एक संज्ञा है, याद रखना, रजवाड़ा, और एक संज्ञा है राजस्थान। इसका मतलब सर्वप्रथम संपूर्ण प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का जो उल्लेख किया गया था वो सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा, लेकिन संपूर्ण प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति के द्वारा किया गया है नॉन ऑफिशियल रूप में, वो कर्नल जेम्स टोड है। जिस पुस्तक में किया वो एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया है। इसके प्रथम खंड में 1829 ईस्वी में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। इट वॉज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन ऑफिशियल, ये एक प्रकार का रिकॉर्ड था। यद्यपि राजस्थान शब्द का उल्लेख चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थानीय के रूप में और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानियादित्य के रूप में मिल रहा है, लेकिन राजस्थान शब्द का स्पेसिफिक तौर पर राजस्थान शब्द का उल्लेख कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम आपको प्राप्त होता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया में भी हमें मिलता है। इससे पहले ये अपनी पुस्तक एनल्स में ही राजस्थान के लिए रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग भी कर चुका है। इस चीज को आराम से आप लोग इस स्लाइड के जरिए देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात और यहाँ पर स्पष्ट करूँ। देखिएगा, रायथान शब्द का प्रयोग करने के पीछे की वजह क्या है? थान माने स्थान, क्लियर। बाड़ा भी एक स्थान है। देखो यहाँ पर आपको 2 शब्द प्राप्त हो रहे हैं, एक तो प्राप्त हो रहा है थान और एक प्राप्त हो रहा है राय। यहाँ पर रज और यहाँ पर बाड़ा। देखिएगा, थान का मतलब है स्थान, बाड़ा का मतलब भी होता है स्थान, रज का मतलब है राज्य,
रज का जो मतलब निकल रहा है यहाँ पर वो है या तो राज्य या शासन से, तो वो स्थान जहां पर कई राजवंशियों का शासन रहा है, कई राज्य स्थापित रहे, इसलिए इसको रजवाड़ा कहा गया। थान क्यों बोला गया है इस बात को देख, मतलब रायथान क्यों कहा गया है इस बात को देखना, एक रोचक तथ्य यहाँ से आपके सामने निकलेगा। पृथ्वीराज तृतीय चौहान के लिए मुस्लिम इतिहासकारों ने जिस एक संज्ञा का प्रयोग किया है, याद रखिएगा, वो संज्ञा है राय पिथौरा। अब राय पिथौरा से क्या शब्द निकलता है? पिथौरा तो जो नगर दिल्ली में बसाया गया था पृथ्वीराज तृतीय चौहान के द्वारा, पिथौरागढ़। राय का मतलब क्या निकल रहा है? असल में राजपूत शासकों के लिए मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा जिस एक संज्ञा का प्रयोग किया गया है राजपूतों के लिए, वो है असल में राय। राय का मतलब होता है छोटा मोटा जमींदार, छोटा मोटा राजा। यानी कि मुस्लिम इतिहासकारों ने इन्हें शासक, सम्राट, किंग, राजा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा करके वो उनकी तुलना, उनको सुल्तानों के बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते थे, तो उन्हें छोटे मोटे जमींदार, आप आराम से इस चीज को उतार लीजिए, छोटे मोटे जमींदार राय के रूप में संबोधित किया है। क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के रायों का शासन था, थान माने स्थान, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको राय थान के नाम से भी संबोधित किया है। राय, मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ, राय शब्द का प्रयोग मध्यकाल में या पूर्व मध्यकाल में, स्पेशली मध्यकाल में तुर्कों के आगमन के पश्चात मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा राजपूत तरिशों के लिए किया गया है। ऐसा करके वो उनको सेकेंडरी दिल्ली के सुल्तानों के अधीन आने वाले छोटे मोटे भूमिया राजा या जमींदार के रूप में संबोधित करना चाह रहे थे। तो जो जिन शब्दों का आप यहाँ प्रयोग देख रहे हैं, रायथान या रजवाड़ा, जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। और राजस्थान शब्द का प्रयोग हम पहले कह चुके हैं, द लैंड ऑफ किंग्स, द लैंड ऑफ किंग्स और द लैंड ऑफ किंगडम्स। दैट्स व्हाई कर्नल जेम्स टोड कॉल्ड दिस लैंड और टेरिटरी एज ए Rajasthan in 1829 in his own book Annals and Antiquities of Rajasthan। क्लियर है मामला? तो अब ये जो पुस्तक है Annals and Antiquities of Rajasthan, इसके प्रथम खंड का हिंदी अनुवाद तो किया गया है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा। जो प्रथम खंड है Annals and Antiquities of Rajasthan का, इसका प्रथम खंड का हिंदी अनुवाद किया गया है पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा, और जो द्वितीय खंड है 1832 ईस्वी का, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, क्लियर है? आप आराम से देख लीजिए, प्रथम जो खंड है 1829 ईस्वी का, इसका हिंदी अनुवाद पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, और जो द्वितीय खंड है, जो द्वितीय संस्करण है इसका, उसका हिंदी अनुवाद किया है पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र। एवं मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। देयर इज नो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ गाइड्स में कई कोचिंग्स के नोट्स में अलग अलग तरह की बातें, मैं उन पर नहीं जाऊँगा। जस्ट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ईच एंड एवरी इवन ए सिंगल वर्ड, याद रखिएगा, इतना मैं कंफर्म हूँ। तो राजस्थान संज्ञा का जो पहली बार प्रयोग किया गया है वो किया गया है, याद रखिएगा, राजस्थान के लिए कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। जो दूसरी पुस्तक है इनकी, ये तो पहली पुस्तक हो गई, ठीक है, और जो दूसरी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, याद रखिएगा, वो दूसरी पुस्तक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो प्रकाशित हुई थी 1839 ईस्वी में। अच्छा, कुछ बात यहाँ जानना जरूरी है। यद्यपि नवंबर 1835 ईस्वी में ही कर्नल जेम्स टोड की इंग्लिस्टन में मृत्यु हो गई थी, 1835 में, तो इनकी मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक कर्नल जेम्स टोड की दूसरी पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड की पत्नी जूलिया के द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी। और इसी पुस्तक से हमें यह जानकारी मिलती है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी इस रचना
ट्रेवल जो दूसरी रचना है जो 1839 में प्रकाशित की गई इसकी पत्नी जूलिया के द्वारा इनकी मृत्यु के पश्चात, ये जो रचना है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, असल में इस पुस्तक को जिसको इसने समर्पित किया वो है मिसेस विलियम हंटर ब्लेयर, श्रीमती विलियम Hunter Blair. So Travels in Western India, which was published in 1839 by his wife Julia after Colonel James Todd death. Clear? ये इस पुस्तक को कर्नल जेम्स टोड ने अपने एक पेंटर जो फ्रेंड थी, चित्रकार मित्र थी, मिसेस विलियम हंटर ब्लेयर, उसे समर्पित किया है। तो यहाँ तक के मैटर को आप बहुत आराम से देखिएगा। इसके बाद फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे लेते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की पूरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है। कर्नल जेम्स टोड ने संपूर्ण प्रांत के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया, पुरानी बहियों और ख्यातों के आधार पर रजवाड़ा बोला है, रायथान बोला है, और फाइनली इसी ने नॉन ऑफिशियल गैर सरकारी तौर पर इस संपूर्ण प्रांत को एक भौगोलिक इकाई के रूप में दर्जा देते हुए, नाम देते हुए बोला है राजस्थान। यद्यपि 1800 ईस्वी में, लगभग 29 साल पहले, सर जॉर्ज थॉमस, जिसे जॉर्ज फिरंगी भी कहा है, इसने राजस्थान बोलने से पहले इस संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान राजपूताना संज्ञा का प्रयोग कर लिया था, और राजस्थान संज्ञा का प्रयोग संपूर्ण भौगोलिक इकाई के रूप में, नॉन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया है। ये सेशन, ये जो पहला अध्याय है इस RS राजस्थान हिस्ट्री के बैच का, बस लगभग पूरा होने जा रहा। अब थोड़ा सा मैं हटकर आपको यहाँ तक के मैटर को उतारने का मौका दे देता हूँ। आप लोग आराम से इसको पेन डाउन कर लीजिए, फिर अपन अपनी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कर्नल जेम्स टोड के, यदि मैं प्रसिद्ध कथनों की बात करूं आपके सामने कि कर्नल जेम्स टोड ने संपूर्ण प्रांत के लिए किन किन प्रयोगों शब्दों का प्रयोग किया गया। देखो, धोरा घाटा तालरो आटिलो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली घर घर यूनिडास। एक चारण कवि के इस वाक्य को सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने उद्धृत किया कि राजस्थान में कोई भी एक छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि ना हो, और शायद ही कोई ऐसा गांव या नगर मिले जहां पर लियोनिडास जैसा जो स्पार्टन योद्धा था वो वीर पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ हो। वो लिखता है कि मैं इस देश के महलों से ही नहीं बल्कि यहाँ की माटी से भी प्रेम करता हूँ, यहाँ के वृक्षों, उनकी शाखाओं से स्नेह करता हूँ, और यहाँ के इस देश के स्त्री और पुरुषों, जो राजपूताना के बारे में लिखता है, के साथ में अपना एक इंटरनल कनेक्टिविटी, एक आंतरिक संबंध स्थापित होते हुए मैं देखता हूँ। कर्नल जेम्स टोड ने ही इस बारे में कहा है कि भारतवर्ष में पैर रखते ही मैंने इस बात का निश्चय कर लिया था कि यहाँ की मैं एक ऐसी वीर जाति के बारे में, जो राजपूत क्षत्रिय जाति है, जिसके बारे में यूरोपियों का ज्ञान ना के बराबर है, का अनुसंधान करके, ऐतिहासिक अनुसंधान करके यूरोपियों के सामने इस वीर क्षत्रिय जाति की मैं जानकारी आपके सामने रखूंगा। कर्नल जेम्स टोड ने बहुत स्पष्ट कहा है कि इस देश के प्राचीन नगरों के खंडरों के बीच में बैठकर मैंने उनके विध्वंस की जो कहानियां सुनी, ध्यान देकर जो कहानियां सुनी, और उनकी रक्षा करने के लिए इस देश के राजपूत वीरों ने अपने जीवन का जो आत्मोत्सर्ग किया, उसको सुनकर मैं अवाक रह गया, अचंभित रह गया। मुझे यकीन नहीं होता कि किसी दुनिया के किसी हिस्से में इस तरह का अपनी माटी के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का जज्बा पाया जा सकता है। और इस बात की जानकारी मैं यूरोपियों को देना चाहता हूं, और इसीलिए उसने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक की रचना करी है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने तो साफ लिखा है कर्नल जेम्स टोड के लिए। टोड का मानना था, ये जो कहता ना कि कर्नल जेम्स टोड ने जो इस बात का एक हवाला दिया है कि राजपूतों का जो सैनिक पौरुषत्व है वो सुरा और सुंदरी के गहरे नशे में, सुरा और सुंदरी के प्यालों में, घुंघरुओं की खनक में और अफीम के गहरे नशे में वो क्षीण हो गया है, लुप्त हो गया। उसे कहीं ना कहीं इस बात का दुख होता था जब संध्या राजपूतों ने करी EIC के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, कि जिन लोगों की घोड़ों की टापों से ये पूरा अंबर, पूरा गगन गुंजायमान रहा करता था, वो लोग, वो क्षत्रिय जाति, वो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजपूत सुरा और सुंदरी के गहरे नशे में डूब गए। रे भाई, तुम्हारा सैनिक एक तरह से उसने धिक्कारा है इस बात के लिए। यही बात तो बांकीदास ने कहा है, आयो अंग्रेज मुलक रहे ऊपर। आइएगा, ये तो कुछ बड़े रोचक सी जानकारियां हुई जो जनरली
हम क्लासेस में नहीं इन चीज़ों को लेते हैं, शायद जानकारी का अभाव हो या समय अभाव, जो भी हो, लेकिन यहाँ तो अपना ऑन प्लेटफॉर्म है और इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि यदि इस तरह की क्लासेस की आपको रेगुलर प्राप्ति होती रहे, सो प्लीज़ सपोर्ट अस। आइएगा, इस सेशन का एंड करने से पहले मैं 2-3-4 बातें और बता दूं। एकीकरण आप जानते हो 19 रियासतों और 3 ठिकानों का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो एकीकरण के विभिन्न चरणों में राजस्थान शब्द का आपको उल्लेख प्राप्त होता है। क्लियर है? सबसे पहले तो यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो एकीकरण का द्वितीय चरण, यह महत्वपूर्ण है 25 मार्च 1948 को। तो एकीकरण का जो द्वितीय चरण है यह आता है आपके सामने 25 मार्च 1948 ईस्वी को। और सर्वप्रथम यहीं पर याद रखना राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि एकीकरण के किस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है, तो आपका जवाब होगा एकीकरण के द्वितीय चरण में, जिसमें 9 रियासतें और 2 ठिकाने कुशलगढ़ और लावा सम्मिलित हुए थे। 25 मार्च 1948 को एकीकरण के द्वितीय चरण में पहली बार एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान संज्ञा का, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन ये नॉन ऑफिशियल रूप में, अभी तक संवैधानिक तौर पर कोई ढांचा नहीं आया कि रिकॉर्ड्स में राजस्थान मतलब इस प्रांत को इस नाम से उल्लेखित करना है। इससे पहले 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड अपनी पुस्तक एनल्स में भी नॉन ऑफिशियली इस संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान संज्ञा का प्रयोग कर चुका है। एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है, एकीकरण का याद रखना, जो चतुर्थ चरण है जिसको कहा गया है ग्रेटर राजस्थान फेडरेशन, बृहत्तर राजस्थान संघ, 30 मार्च 1949 ईस्वी को, याद रखिएगा 30 मार्च 1949 ईस्वी को बृहत्तर राजस्थान संघ में राजस्थान दिवस मनाया गया। याद रखिएगा, राजस्थान दिवस मनाया गया एवं एकीकरण का जो अंतिम और 7वां चरण है, एकीकरण का अंतिम जो 7वां चरण है, नहीं 7वां चरण में तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया, उससे पहले 6ठे चरण में भी, तो 7वां चरण बाद में लेंगे। एकीकरण का यदि मैं 6ठा चरण बोलूं, सेकंड लास्ट, एकीकरण का 6th जो चरण है, इसमें पहली बार भारतीय सरकार ने, संवैधानिक तौर पर इस संपूर्ण प्रांत के लिए, याद रखना, संवैधानिक तौर पर इस संपूर्ण प्रांत के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख किया है। तो राजस्थान शब्द का गैर सरकारी रिकॉर्ड्स के रूप में, नॉन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के रूप में पहली बार जो उल्लेख किया संपूर्ण प्रांत के लिए, याद रखिएगा, वो तो किया है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स के प्रथम खंड में 1829 में। एकीकरण के जिस चरण में पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है वो हुआ है 25 मार्च 1948 को, एकीकरण के द्वितीय चरण में राजस्थान फेडरेशन के रूप में। राजस्थान दिवस मनाया गया चतुर्थ चरण में 30 मार्च 1949 को, और एकीकरण का जो अंतिम 7वां चरण है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। याद रखिएगा, इस अंतिम और 7वें चरण में राजस्थान स्थापना दिवस
मनाया गया। और इसी के साथ आधुनिक राजस्थान के निर्माण की प्रक्रिया भी पूरी होती है और अपना ये सेशन भी, जो पहला अध्याय है, इसका भी एंड होता है। राजस्थान स्थापना दिवस, इसका समापन होता है 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया में अंतिम और 7वें चरण के नाम से। थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, इस स्क्रीन को आप पॉज करिए, आराम से नोट्स को पेन डाउन करिएगा, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिखने के लिए। और इस प्रकार से इस सेशन के, इस लगभग 1 घंटे के सेशन में शायद थोड़ा ज़्यादा ही वक्त हो गया हो, आपका पहला अध्याय नॉमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान का नामकरण समाप्त हुआ है। सेशन को का एंड करने से पहले और मेरे यहाँ क्लास से हटने से पहले आप लोगों से बस एक गुजारिश रहेगी, प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हम इन क्लासेस को आप लोगों को निरंतर जारी रखें पूरे एक अच्छे एकेडमिक कंटेंट के साथ, वजन के साथ, ताकि आपके सहयोग से हमारी प्रेरणा बनी रहे और हम मिलकर जिस दिशा में प्रयास करें वहाँ पर आपको एकेडमिक सफलता, कंपटीशन क्रैक करने में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो। फीडबैक अवश्य दीजिएगा जब आप क्लास को देखें, अपने साथियों को बतलाइएगा किस तरह की क्लासेस लगी, क्या कंटेंट लगा आप लोगों को, और किस तरह की आप लोग हमसे और उम्मीदें रखते हैं जिसको हम समय रहते हुए आपके लिए पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।